Yesterday's class, we will discuss about the classical theory, first method of the moments, and we already discussed about the function x and the random variables from 1 to n, and same as that कि इसको आप mu dash r भी बोल सकते हो because of that method is for the moment mu r and raw moment भी और moments about origin भी. When the starts related with the maths, that is the moments and about origin, raw moment it is related with the artificial intelligence, and these are the also the parameter of the every statistical function. So ये जो इसके पार्ट्स हैं, ये वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से इसको ना पढ़ लीजिएगा आप दोनों. फॉर्मूला क्या है कि t इज इक्वल्स टू एल एंड x1 x2 so on up to xn. ये हमने पहले ही देख लिया कि सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब भी उठाने हैं 1 to n तक उठाने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑब्जर्वेशन में रैंडम वेरिएबल्स कितने आ सकते हैं. टी यूज हो रहा है एस्टिमेटर के लिए, क्योंकि एस्टिमेशन थ्योरी है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, फर्स्ट ही मेथड है. ये मैं आपको दिखा देती हूँ. देखो यहाँ पे जब हम कर रहे हैं इस पार्ट को मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ मोमेंट्स, इसलिए ये एस्टिमेटर तो आना ही आना है. इसमें जब मोमेंट्स की बात करनी है तो मोमेंट्स में 3 हमने वैल्यूएबल चीजें लेनी है, जिसमें n है फॉर द पॉपुलेशन साइज, x है पॉपुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि जैसे आईज एट्रीब्यूट्स हो गया, नोज किसी का एट्रीब्यूट्स हो गया ना, कि बच्चे के मिलते जुलते होते हैं, ऐसे मतलब एक तरह के बच्चे, मतलब एक हाइट वाले बच्चे, हाइट किसी की सेम हो, एज किसी की सेम हो, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड द पैरामीटर्स भी हो सकते हैं. एंड सैंपल मूवमेंट्स क्या है? सैंपल मूवमेंट्स में वही चीज, ये मेन मूवमेंट के लिए लिया जाएगा, ये सैंपल के लिए जब आप ऑब्जर्वेशन कलेक्शन करोगे. ऑब्जर्वेशन जब कलेक्ट करनी है, मशीन मान लो एक बना रहे हो तो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, तो ये था टोटल साइज की हमें इतनी बनानी है, और ये है उसका सैंपल साइज. स्मॉल एन में जाएगा सैंपल साइज जो आप ऑब्जर्व करोगे, और एक्स में जाएंगे सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसको हमें किस पर्टिकुलर रेंज तक बनाना है. अब अगर हम उस रेंज की बात करें तो रेंज के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि इसने इसको मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी बोला हुआ है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन अगर निकालना होगा तो फिर हम इसको एक रेंज में भी डिफाइन कर देते हैं. वो होती है म्यू डैश आर इज इक्वल्स टू एस्टिमेशन फैक्टर ऑफ द वैल्यूज गिवन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, जो हमने अभी पढ़े थे उससे आई हूँ. ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए अलग अलग होती हैं. जब आपने डिस्क्रीट के लिए निकालना हो, मतलब आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें वैल्यूज डिस्क्रीट आई हैं, मतलब मिलती जुलती आई हैं, लेकिन डिफरेंस किसी का किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है ना. डिस्क्रीट में होता है ना, 6 आ गया, मान लो 9 आ गया, फिर 11 आ गया. अब देखो डिफरेंस नहीं ना मिलता जुलता, 7 8 आएगा, इसके बीच में 10 मतलब 1, इसमें 2. ये है डिस्क्रीट, कभी कोई आ गया कभी कोई आ गया. कंटिन्यूस में हमेशा मिलती जुलती चीज होती है. तो जब डिस्क्रीट का आना है तो उसमें क्या होना है, एक्स की पावर आर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स में जो आपके पास आ जाएंगी वैल्यू, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टू फंक्शन लगा के अलग अलग एट्रीब्यूट से कलेक्ट की होंगी, वो डाल दीजिएगा और उसका समेशन निकाल देना है. और उसके बाद जब ये कंटिन्यूस में आ जाए, मान लो ऑब्जर्व किए आपने वैल्यूज, वो कंटिन्यूस में आ गई हैं, सेम डिफरेंस पे आके खड़ी हो गई हैं, तो फिर आपको इंटेग्रल पार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा. इंटेग्रल पार्ट के ऊपर शिफ्टिंग करके आपको यही फॉर्मूला के साथ इसका डेरिवेटिव पार्ट कंटिन्यूस सीरीज के लिए निकालना पड़ेगा. आगे है मेथड्स ऑफ मोमेंट्स के लिए कि और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है. जैसे एन यूनिट पे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है. उसके लिए हमें जब फॉर्मूला का ध्यान रखना पड़ेगा, एन तक तो ऑब्जर्वेशन हमने उठानी ही उठानी है. उसके बाद है कि अब आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स उठाने लगे हो, उसके पार्ट में क्या क्या पार्ट आ सकते हैं. देखो पार्ट सारे आ सकते हैं, पहले वाले भी आ सकते हैं, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, डिस्क्रीट भी, कंटिन्यूस भी, सारे आ सकते हैं ना. और म्यू डैश 1 का जो पार्ट है, म्यू डैश आर का जो पार्ट है, वो भी आ सकता है. म्यू डैश आर का जो पार्ट जो यूज हो रहा है उसमें तो आना ही आना है, क्योंकि एस्टिमेटरी थ्योरम हमारे साथ साथ चल रही होती है. सेकंड क्या है इसमें, देखो कि अब जब एन यूनिट के लिए कोई सिंपल मशीन बनने जा रही है, तो मशीन के लिए सैंपल वेरिएशन जब उठाने हैं तो ये वाले भी साथ में लेने जरूरी होते हैं, क्योंकि आरथ सैंपल आर रॉ मूवमेंट के लिए भी चलती है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिनल के लिए भी चलती है, सेंट्रल मूवमेंट के लिए भी चलती है. स्टैटिस्टिक्स में ही सम है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड सेंट्रल मूवमेंट के, उसके नोट्स में वाइज ऐप पे अभी डाल दूंगी थोड़ी देर में, आप उसको भी देख लीजिएगा और फिर इसको देखिएगा. वो सम्स पहले कर लोगे ना तो ये बेस उसी के ऊपर है, ये उसका स्ट्रक्चर है बेसिकली. इसमें फिर क्या आएगा,
जो इन्होंने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के लिए टी डिटर्मिन किया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने उसको मशीन के लिए एम डिटर्मिन कर लिया, एम डैश आर इज इक्वल्स टू म्यू डैश वन। इसी को म्यू डैश वन भी कहते हैं, इसी को एम डैश आर भी कहते हैं, इसको एम आर भी कहते हैं, इसको म्यू डैश नहीं कहते, म्यू आर भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल। आपको अगर अकेला ही ऑब्जर्वेशन फैक्टर मिला, एक्स की वैल्यूज मिल रही हैं, तो एक्स की वैल्यूज टोटल एंड आर में टोटल वैल्यूज कितनी आई थी वो देख के समेशन निकाल देना है। अगर यही चीज अज्यूम्ड मीन से निकालते हैं हम लोग, तो फिर x माइनस एक्स बार मीन लेके वो निकालेंगे। और इस x बार को कैसे निकालना होता है, 1 डिवाइडेड बाय n समेशन x i के साथ। i की वैल्यू वही कि 1 से लेके n तक, कहाँ तक हम ले रहे हैं उस तक। और हमने सॉल्व क्या करना होता है, एक्चुअल में सॉल्व करने होते हैं दो पार्ट, म्यू डैश आर और म्यू आर। मतलब एक हमने करनी है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है, दैट इज द मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड दैट इज द सेंट्रल मूवमेंट। इसको एस्टिमेशन में हमें प्रूव करना है। इसका अब मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाती हूँ कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल। न्यूमेरिकल है कि लेट एक्स डिटर्मिन्स टू द एन म्यू और वेरिएंस। ये थी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू रिमेंबर दैट, जो आपने कल मुझसे क्लास में पढ़ा था, तो उसने आपको मूवमेंट निकालने के लिए एस्टिमेशन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि म्यू एंड इस वेरिएंस का जो है दोनों का पार्ट निकालो कि निकलता कैसे है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द मूवमेंट्स। चाहे वो कहता है सेंट्रल ओरिजिन से निकालो, चाहे किसी भी पार्ट से, लेकिन मुझे निकाल के दिखाओ कि अगर आपके पास ऐसे ही नॉर्मली वैल्यूज आ जाती हैं तो आप उसको कैसे डिटर्मिन करते हो। तो डिटर्मिन करने के लिए सबसे पहले हमने वैल्यूज को सपोज करना है x1 से लेके xn तक एज अ रैंडम सैंपल फॉर द साइज n। मतलब n तक तो हम लेंगे ही लेंगे। ये हमारा पार्ट उसने ऑलरेडी भी दिया हुआ है और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा भी हुआ है कि पॉपुलेशन साइज ही निकालना होता है, तो इसने भी पॉपुलेशन पे ही हमें एस्टिमेट करने को बोला हुआ है, क्योंकि हिंट भी यही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग टू कि स्टार्ट्स का जो मेजर पार्ट था पॉपुलेशन, उसको पकड़िए और फिर उसको निकालना शुरू कीजिए। अब क्या है कि वही चीजें हमें इन्होंने पहले ही बोल दिया कि x डिटर्मिन्स टू द n है, तो मतलब x i हम ले रहे हैं, i की वैल्यू तो आएगी क्योंकि 1 to n तक रैंडम सैंपल आ रहे हैं, एंड डिटर्मिन टू द n। म्यू ये वाला पार्ट मूवमेंट का और वेरिएंस का इसने पहले दे रखा है, एंड इट एम्प्लाइज टू द i इज इक्वल्स टू 1 to n। एंड f ऑफ x फिर क्या बन जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ द 2x, जो रूट ऑफ 2x होगा, इनटू e रेज टू पावर -1/2। क्योंकि एक्सपोनेंट फैक्टर लेना बहुत जरूरी है, एक्सपोनेंट के बिना इसका कोई काम भी नहीं चलता, क्योंकि हाफ ऑफ द वैल्यू नेगेटिविटी पार्ट पे लेते हैं कि रो मूवमेंट अगर नेगेटिव पार्ट पे भी चली जाए तो उसको डिटर्मिन करना थ्योरम में बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही हम माइनस करेंगे जो x माइनस म्यू हमें इसमें से मिलेगा डिवाइडेड बाय वेरिएंस, पूरा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका होल स्क्वायर। रेंज जो x की जानी है, क्योंकि x हमें बताया भी नहीं गया, जो स्मॉल x है वो तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि स्मॉल x को अगर माइनस भी करते हो, वहां पे हमने अभी पढ़ा था कि x बार भी आ सकता है, और लेकिन इन्होंने x बार कहीं यूज करने को बोला नहीं था, इसलिए हमें उस जगह के ऊपर म्यू का ही यूज करना पड़ रहा है। हम अपनी तरफ से x बार नहीं लिख सकते, लेकिन x वही है कि x को कहाँ तक सैंपल उठाओगे आप। रेंज इसकी होती है -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव साइड तक इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। पॉपुलेशन स्टार्ट्स बड़े भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर रीजन निकालो, कंट्री के निकालो, सिटी के निकालो, तो अलग अलग सैंपल्स आने हैं ना। सो फिर इसके लिए हमें एंट्री करवानी है कि हम जो फैक्टर्स लेके चल रहे हैं वो कितने होंगे। पैरामीटर्स एटलीस्ट 2 तो लेके चलने ही पड़ेंगे ना, कि अगर आपने कंपैरिजन भी करना है 2 सिटीज के अंदर, 2 कंट्रीज ने अपना कंपैरिजन करना है, ग्लोबल विलेज में कंपैरिजन करना है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एकदम से तो सारा कंपैरिजन नहीं ना हो सकता। मतलब एक करेगा दूसरा करेगा, दोनों पहले कंपैरिजन करेंगे तब चलेंगे। और इस थ्योरम में हमें उन्होंने न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है, तो पैरामीटर कुछ हिंट दिया नहीं हुआ, तो पैरामीटर स्टार्टिंग में आप 2 लेके भी चल सकते हो। जब इसको सॉल्व करना है तो 2 इक्वेशंस है हमारे पास, दैट इज द μ-1 जो हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, इक्वल्स टू वही थी m-1। क्योंकि r का कोई जिक्र नहीं है, r का कोई पार्ट ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे r नहीं ले रहे, क्योंकि r किस लिया था कि हाउ मेनी पैरामीटर्स यू विल बी डिफाइंड इनटू द न्यूमेरिकल। हिंट कोई दिया ही नहीं हुआ, जब तो 2 ही पैरामीटर्स हमने लिए हैं, तो एक वैल्यू एक को चली जाएगी, दूसरे को। μ-1 इज इक्वल्स टू m-1 एंड μ-2 इज इक्वल्स टू m-2। इसको जब आप लिखोगे तो m-1 मतलब जो हमने किया था पीछे वही काम है, दैट इज द 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार।
और जब यही चीज आपने म्यू डैश 2 के लिए निकालनी होती है सेकंड के लिए, तो वो चीज फिर स्क्वायर आ जाती है। ये जब हम निकाल लेते हैं वैल्यूज तो इसी का ही स्क्वायर इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो है म्यू डैश 1 को जब हमने निकालना है, तो जो हमने अभी भी पढ़ा था फॉर्मूला ई एक्सपोनेंट एक्स की पावर आर, क्योंकि एक्स की पावर आर का कोई मकसद ही नहीं है, यहाँ पे एक्स ही फंक्शन है और एक्स ही हमें, ये देखो एक्स ही फंक्शन है ना, तो एक्स ही लेके हमें चलना पड़ेगा। और यही पार्ट आगे एलेबोरेट मैंने अभी बताया था कि कंटिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो सकती है। डिस्क्रीट है तो सिंपल था एक्स आर इंटू एफ ऑफ एक्स लेके आप निकाल लो, लेकिन हम कंटिन्यूअस से चलते हैं कि अगर एक सिटी का हम करते हैं तो कंटिन्यूअस पार्ट भी, जैसे अमृतसर की पॉपुलेशन लेनी हो तो सारे अमृतसर की डिटर्मिन कोई भी कर लेगा तो उसको सेम वैल्यूज ही मिलेंगी ना, तो कंटिन्यूअस पार्ट पे भी आप आ सकते हो। इसके लिए ये डिटर्मिन वैल्यू हमने वही फॉर्मूला लगाया जो अभी हमने देखा था कि इंटेग्रल ऑफ एक्स आर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे फिर आर आ नहीं रहा तो आ रहा है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। रेंज हमें पहले ही बोल दी गई है, ये देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल को चला गया और इसको हमने करना है सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व डायरेक्टली जब करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको गामा डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हैं, लेकिन गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अभी ये नहीं आ सकता। सो करना क्या है, हमने सबसे पहले जब इसका करना है तो ये हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स को आपने खुद ही बोला है कि आप 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे हमने ये लिख दिया और dx पूरा ही, ये देखो पूरा ही वैल्यू लेनी है, ये वाली पूरी वैल्यू लेके ये वाली और इंटू dx, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले इसको आप बाहर ले आइए और बच जाएगा x इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इंटू dx। फाइन, अब हमने इसको किसी तरह से इंटेग्रल को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया भी हुआ है लेट एक्स माइनस यू इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू जेड। इसको हमने जेड ले लिया पूरी टर्म को, और जब इसको हम जेड ले लेंगे तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड प्लस यू। और इसी को जब हम निकालेंगे ना तो यहाँ पे आएगा दोनों की तरफ, आप जब डेरिवेशन सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 6dz। ये है हमारा 6dz, सॉरी ये 6 नहीं है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का dz है। स्टैंडर्ड डेविएशन का dz जब आ जाएगा तो आपने इसको यहाँ पे लिख देना है पूरे के बराबर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन u z प्लस यू लिया था हमने, ये वाला देखो पार्ट, ये हमने लिख दिया, ये ऐसे का ऐसे ही रह गया। x माइनस यू डिवाइडेड बाय जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या सॉल्व करके आ रही है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ dz, और हमने इसको लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ dz। ये तो चलो साथ में था ही कि z का स्क्वायर तो आना ही आना है, क्योंकि बार बार z बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो ये सॉल्व आप भी करके देख लो कि मैथ्स के अकॉर्डिंग टू बहुत सिंपल है। इंटीग्रल और भी निकाल के देख लेना और सिंपलेस्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था। अब इसमें से ये कट आउट हो जाएंगे और बचेगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और उसके बाद हम वैल्यू को डिटर्मिन करेंगे। अब पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, एक पार्ट चला जाएगा इसको जो z स्क्वायर इंटू dz तक था, दूसरा म्यू, क्योंकि दो पार्ट थे ना, ये वाले पार्ट थे ना देखो दो ऐसे, तो हमने इनको ब्रेक कर दिया दोनों को। ये एक था, ये भी, ये देखो ये दोनों सेम है ना, ये अभी पीछे ही हमने किए कि ये दोनों सेम है तो दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब आप इसको ब्रेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन रूल, कि इसको अगर हमें गामा इंटीग्रेशन रूल में लेके आना है तो फिर हमें इसको और ज्यादा ब्रेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इसे अगर ब्रेक करते हैं तो दो पार्ट्स आ जाएंगे 1 और 2, और अब हमें इन 1 और 2 को अलग अलग सॉल्व करना है। अलग अलग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसी पार्ट को लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर इंटू dz। इसके ये फॉर्मूलेज होते हैं कि अगर आपके पास फंक्शनिंग इवन है या ऑड है, पहले ये आपको चेक करनी पड़ेगी इवन है कि ऑड है। अगर आप देख रहे हो तो फंक्शन इवन है ही नहीं, ऑड ही है, क्योंकि फंक्शन देखो जेड स्क्वायर ही हमारे पास चल रहा है ना, और 1/2 भी अगर हम साथ में लेके चलते हैं, एक्सपोनेंट की वैल्यू भी हमारे पास ऑड ही आती है हमेशा, कभी कोई दूसरी वैल्यूज आती ही नहीं है। इसको लेने का फन क्या होता है कि आपके पास एक सपोज फैक्टर आ गया, ए को लेना है हमने, क्योंकि
पैरामीटर को ना कोई अभी भी डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन थ्योरम। हम ए यहाँ डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि ए अभी कांस्टेंट वैल्यू पे डील करता है और कहीं पे भी हम इसको यूज नहीं कर रहे। सो रेंज आ जाएगी -a to a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें ये पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, ये वाला जो पार्ट है, और ये आपको दिख रहा है कि ये ऑड में ही चल रहा है, मतलब ऑड ये है ना, इसको देखोगे तो ये लगेगा इवन है जेड स्क्वायर को, है ना। तो ये देखोगे तो ये लग रहा है ना -1/2, क्योंकि इसी को देखना होता है। इसकी वैल्यूज अगर आप डिवाइड भी करते हो तो 0.5 आ गई, मतलब डिफरेंट है वैल्यू, ऑड में तो कभी आ ही नहीं रही, इवन वैल्यूज है। फंक्शन भी हमारे पास एक ही है, इवन भी नहीं हो सकता। देखो इवन भी कैसे हो सकता है, अब कोई बच्चा कहे ये ऑड है ये इवन है, मैं आप दोबारा कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। ऑड का मतलब ही ऑड होता है, क्योंकि ऑड क्या है, इवन नंबर्स जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको नहीं देखना कभी भी, ये याद रखना, क्योंकि एक्सपोनेंट को देखने लगोगे तो कभी भी आपको वैल्यू इवन के और मतलब ऑड के अलावा कोई और मिलेगी ही नहीं, हाँ, ऑड मिलेगी ही नहीं। और हमने थ्योरम अगर करनी है तो थ्योरम कहती है सिर्फ आप एक्सपोनेंट का ध्यान रखिए, क्योंकि जेड स्क्वायर बार बार बदलता रहता है, उसका आप ध्यान रखोगे तो फिर गड़बड़ होनी ही होनी है, कभी इवन आ जाना है कभी ऑड। इसका ऐसे ही ध्यान रखोगे तो देखो -1/2 कभी भी डिटर्मिन इवन हो ही नहीं सकता, ये हमेशा ही ऑड ही रहता है। तो ऑड भी आ सकता है, तकरीबन जितनी बार भी हम निकलते हैं इसके, ये ऑड में ही डील करता है, और रेयर केसेस में ये इवन पे भी डील कर लेता है जब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो। अभी हमारा एक्सपोनेंट जो है वो -1/2 चल रहा है, मगर अगर -e⁻⁻1/2 होता तो ये इवन पे आ सकता था। अभी हमने लेना है इसको ऑड। देन ऑड फंक्शन के लिए देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, और ये भी हमने इंटेग्रल किया ही है कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड 0 फॉर द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स होंगे तो 0 आएगा, नहीं तो हमें एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर ऑड फंक्शन के लिए देखो, फॉर ऑड फंक्शन जब करने हैं तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है और दोनों साइड पे नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं हम, क्योंकि रेंज क्या है -a to a, सो -x2 एफ ऑफ एक्स। एंड फॉर इवन फंक्शन होता तो क्या होना था, इवन के लिए इधर क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं प्लस, तो इधर आ जाना था प्लस। अब देखो कि जो हमने अभी किया है हमारे पास इवन वैल्यू भी आई है, क्योंकि जेड स्क्वायर हम ले सकते हैं एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग टू, हमेशा ही ऑड वैल्यू आनी है, कभी चेंज भी नहीं होनी। किसी रेयर केस में मैंने बोला सैंपल ऑब्जर्वेशन को इन्फिनिटी में वैल्यू मिल जाए नेगेटिव तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। और इसी डिस्कशन का अगर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो कंक्लूजन यही है कि e⁻⁻1/2 को जब भी देखोगे ऑलमोस्ट ही ऑड पे जानी है वैल्यू, और ऑड पे ही रहती है वैल्यू, क्योंकि देखो फंक्शन की वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन एक्सपोनेंट की फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू वैल्यू -1/2 ही रहनी है, कभी चेंज होनी ही नहीं है। सो फॉर इवन फंक्शन हो तो एफ ऑफ एक्स गिवन जो हमें दिया गया है वो ऐसे होता है कि एफ ऑफ -x मतलब माइनस नेगेटिव इधर, तो इधर वाली चीजें इवन हो जानी है, माइनस माइनस प्लस, और इसने हमेशा ऐसे ही रहना है। एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स क्यूब भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एफ एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। क्यूब है तो देखो कैसे बनना है, एफ ऑफ -x मतलब 3 बार अगर आना है इसने तो ये ऑटोमेटिकली ये पार्ट हमारा एफ ऑफ -x कैसे बन जाता है, ये वाला पार्ट, ये जो हमने ऊपर लिया हुआ है एफ ऑफ -x आपके सामने है कि क्यूब का अगर फंक्शन होगा तो हो जाएगा। क्यूब के अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर हम देख रहे हैं तो हमारी वैल्यूज में भी थे कि पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो था ना स्टैंडर्ड डेविएशन z इंटू e⁻⁻1/2 z स्क्वायर भी था, मतलब 3 थे हमारे पास भी, 3 भी ले सकते थे, 2 हो गए बाद में जब हमने उनको कोलैबोरेशन में डाल दिया कि हम अगर इकट्ठा निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन z को निकाल लेते हैं और e⁻⁻1/2 z स्क्वायर को निकाल लेते हैं। देखो जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। तो फिर वैल्यूज के अकॉर्डिंग टू भी हम भी काम कर रहे हैं कि क्यूब भी हो सकती थी और वो भी। अब इक्वेशन में z हमेशा चलता आ रहा है, z आना ही आना है, क्योंकि z हम एक सपोज फंक्शन में भी लेके चल रहे हैं और पुट करना है हमने इस वैल्यू को।
जब हमने पुट करना है ना इन वैल्यूज को, तो क्या करना है, क्योंकि जेड स्क्वायर है हमारे पास, जेड स्क्वायर को ही हमने किसी तरीके से अगर सॉल्व भी करके देखते हैं तो इसको माइनस जेड पुट करते हो तो जेड इस क्या था, जेड इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 जेड का स्क्वायर, माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस जेड ऑफ द स्क्वायर हो गए। तो फिर ये माइनस ये हो गया माइनस जेड इज इक्वल्स टू जेड, मतलब ये देखो ना कैसे आ गया, माइनस जेड इक्वल्स टू जेड। इंटेग्रल ये अलग पार्ट हो जाता है और ये रह जाते हैं दोनों, जेड इंटू माइनस जेड। दोनों तरफ नेगेटिव पुट करो, मतलब माइनस पुट करो, माइनस पुट करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही पॉजिटिव, तो हो क्या जाएगा, माइनस जेड इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है ना, तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। फंक्शन ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है, देखो ना कि माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है, क्योंकि इसको जितनी बार भी स्क्वायर में डालोगे नेगेटिव को अंदर की तरफ तो इसमें पॉजिटिव होना ही होना है, सो ये हो सकता है। ठीक है ना, और अगर हम इसको देखते हैं तो फंक्शन हमारा ऑड वैल्यू की तरफ चल रहा है, क्योंकि ऑड वैल्यूज की वैल्यूज ही कहती हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर आ जाए तो आप ये ले सकते हो। तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ जेड। सो फंक्शन प्रूव भी हो गया कि ऑड ही है, और एक्सपोनेंट वैल्यूज को भी देखा तो ऑड ही था। सो इंटीग्रेशन वैल्यू यहाँ पे टोटली हो जाती है 0, क्योंकि उसका वैल्यू का आंसर ही 0 है। अब देखो अगर इवन आता तो फिर हम इसका पार्ट, ये जो था हमारा पार्ट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करते, ऑड आया है ही ऑड, प्रूव हो भी गया, तो टोटल वैल्यू इसकी पूरे की क्या हो जाएगी, इस वाली फर्स्ट पार्ट की 0, मतलब 0 इसकी वैल्यू तो आ गई है। अब हमने इसको करना है। अब जब इसकी वैल्यू 0 आ ही गई है तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का तो काम ही खत्म हो गया। हमें गामा में डिस्ट्रीब्यूट तब करना पड़ता अगर कोई वैल्यू होती, तो वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है जब भी हम इस पार्ट को कंटिन्यूस सीरीज में डालते हैं, क्योंकि उसका वैल्यूज का जो होता है ना, हमेशा ही हम एक एक्चुअल वैल्यू पे भी पहुंच जाते हैं, फॉर्मूलाज भी एक्चुअल होते हैं। कंटिन्यूस का इंटीग्रेशन में भी पार्ट यही है कि आपको रेंज भी मिल जाती है, आप मिड पॉइंट भी सेम सेम निकाल लेते हो, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का कोई होता भी नहीं है इशू, है ना। अब यहाँ पे हम इसको सेकेंड पार्ट को निकालने लगे हैं, म्यू इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 इंटू जेड स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है इसके पास, अब हम इसको गामा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन ना इंटीग्रेशन जब सॉल्व करती है तो फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डील नहीं करती, मूवमेंट्स के साथ डायरेक्टली डील कर लेती है। और जब इसको हमने निकालना है तो इसकी रेंज अभी भी हमने पीछे भी देखी थी, इंटीग्रल पे हम चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि कन्वर्जन करनी है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की गामा इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इवन ऑड का कोई वैल्यू चेक ही नहीं होती। स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर साइन आ गया तो वैल्यू चेक करनी पड़ती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन खुद ही नेगेटिव पे भी डील करता है, पॉजिटिव पे भी डील करता है, इसलिए हमें इवन ऑड का भी ध्यान रखना पड़ता है और माइनस प्लस का भी। और अगर हम यही इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़नी है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, गामा इंटीग्रेशन के रूल में हमें इन पार्ट्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता, है ना। गामा डिस्ट्रीब्यूशन में किसी चीज का ऐसा कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता पार्ट का, कि आपका जो पार्ट है वो बेसिकली मतलब आप पहले चेक करो कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, कुछ नहीं चेक करना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है ही नहीं। जब है ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं चेक करना, मूवमेंट सीधा काम भी कर लेती है। और अब हम काम करेंगे गामा इंटीग्रेशन के थ्रू। गामा इंटीग्रेशन के थ्रू जब काम करना है तो इन्फिनिटी की वैल्यू थी, स्टार्टिंग में हमने पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए थे, टू पैरामीटर्स थे, और वैल्यू हम रेंज में अब नेगेटिव पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव साइड पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का काम हो चुका है खत्म, और रेंज हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी, मतलब 0 to n। n अभी हमें पता नहीं है कितने हो सकते हैं, तो थ्योरम कहती है कि 0 to इन्फिनिटी तक चलो, और इसका अब आप गामा इंटीग्रेशन की तरफ स्केलेबिलिटी प्रॉपर्टीज को एंटर करवाओ, ताकि ये इजीली सॉल्व हो सके और आप एक प्रूव वैल्यू तक, मोमेंट ऑफ ओरिजिन तक पहुंच सको। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे गामा इंटीग्रेशन के रूल से, तो उसका रूल क्या कहता है कि ई रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये देखो, लेट 1/2 जेड स्क्वायर जो हमने लिया हुआ है वो है म्यू, ठीक है। ये 1/2 जेड स्क्वायर पूरा का पूरा ही इसको हमने इसके इक्वल टू कर दिया। जेड स्क्वायर ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2u बन जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 1/2 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 2/u इंटू डी यू, ठीक है ना। ये इंटीग्रल ऑफ, ये डेफिनेशन कह लो आप, डेरिवेशन कह लो, इसको गामा इंटीग्रेशन भी कह सकते हो। हम उसकी तरफ अब चलने लगे हैं, तो फिर ये सॉल्व ऐसे करना है। मतलब ये पूरा पार्ट अब हम लेके चलेंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2u इंटू डी यू, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करने के लिए कुछ पार्ट हमें ब्रेक फिर करना पड़ेगा। तो ब्रेक हम क्या कर रहे हैं, कॉमन जो चीजें होंगी है, देखो u भी है, इसके पास भी है, u इसके पास भी है, स्क्वायर रूट 2 ये भी है, 2 भी है, लेकिन ये 1/2 है ना, 1/2 u के साथ चल रहा है ना। तो क्या करना है, इसको ही हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। इस वाले पार्ट को जब हम ब्रेक करेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस u इंटू u, e रेज़ टू पावर माइनस u इंटू u रेज़ टू पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हो गया ना, इंटू डी यू, और ये आ गया बाहर, u इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया बाहर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अब आप इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन सब बच्चों ने, बीसीए ने, बीएससी ने, सबने की हुई है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली e रेज़ टू पावर माइनस ax इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1 इंटू dx। और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में ये अब आ चुका है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि आपकी एक वैल्यू फैक्टर में नेगेटिव में आ जाए तो दूसरा आपको n-1 तक पता लग जाए कि इंटीग्रेशन रूल n-1 तक जाना है। 1/2 -1 जब आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली n-1 इसको आप लिख सकते हो और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बन जाती है। ये बनने के बाद, क्योंकि ये पार्ट था हमारे पास म्यू इंटू रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना, ये हमारी आ गई है n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे 1/2 ही रहनी है एक्सपोनेंट की वैल्यू, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1/2 है ना, dn तो अभी कुछ है ही नहीं, ये आ जाएगा फिर 2, जो हम इसको लिख सकते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन के इज इक्वल्स टू, दैट इज टोटल को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2π माइनस u, ठीक है। 2π माइनस u जब लिखेंगे तो फैक्टर को अब आपने मोमेंट ऑफ ओरिजिन मतलब म्यू डैश आर 1 भी निकालना है और 2 भी निकालना है, जो स्टार्टिंग में उसने बोला था। इसकी अब वैल्यू आ जाएगी ये वाली 1 होता है ना, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो आ जाएगी ये 1/2π, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गए तो 2π आ गई। और ये वैल्यू में जब हम फैक्टर को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कहता है कि ऑड वैल्यू हमें मिली थी तो 0 फैक्टर ही जुड़ सकता है ना, दो इक्वेशंस जो थी हमारी। अब इसका आ गया 1/2π, ठीक है ना, इसका 1/2π आंसर आ गया। अब हमने आंसर कैसे निकालना है, देखो पहली इंटीग्रेशन जब हमने सॉल्व की है जो गामा इंटीग्रेशन के बिना निकली, उसका हमें आंसर मिला था ऑड फंक्शन के थ्रू 0, पर यहाँ पे हमें आंसर मिला है 1/2 का मतलब 2π इज इक्वल टू μ1, और जब ये इधर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा 2π इंटू u, ठीक है। 2π के साथ जब 2π कट आउट भी हो जाएंगे तो वैल्यू में हमारे पास जो वैल्यू उसने स्टार्टिंग में बोली थी म्यू स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या इक्वल है, तो वो इक्वल है μ-2 कह रही है कि ये इक्वल है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी 0 हो चुका था, इसको यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है u स्क्वायर की। आपको u की भी जब वैल्यू मिल गई ना, क्योंकि 1/2 उसने लेना ही लेना है, तो u स्क्वायर की वैल्यू भी वो डिटर्मिन कर लेगा, तो हमें ये भी मिल जाएगी। ये चीज़ भी हम प्रूव कर रहे हैं। और सेकंड क्या प्रूव कर रहे थे हम, u-1 जो है वो x1 था, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि वो मीन भी डिटर्मिन करेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/n इंटू समेशन xi। समेशन xi होता है मूवमेंट निकालनी, ये मूवमेंट का अपना साइन है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, क्योंकि उसने बोला रो मूवमेंट निकालो, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी निकालो। रो मूवमेंट या मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालनी है तो फिर आपको म्यू का कैप का साइन होता है, सिंपल मीन एस्टिमेटर है 1/n डिवाइडेड बाय xi में हमने वैल्यूज ली थी 2x का स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस हमारा u, अभी आया है आंसर प्रूव हो गया कि u स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन x स्क्वायर, ठीक है। इस सारे को जब आप सॉल्व करोगे, ये सॉल्व मैंने आपके लिए किया भी हुआ है, सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट कि स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू जब मूवमेंट निकालोगे तब भी एस्टिमेशन हमारा सेम निकलेगा, और जब आप अकेला गामा इंटीग्रेशन के थ्रू भी निकालोगे तब भी हमारा मूवमेंट अबाउट ओरिजिन वही निकलेगा। मतलब चाहे आप सिंपल डेरिवेशन निकाल लो,
चाहे आप गामा इंटीग्रेशन से निकाल लो, मीन्स चाहे आप रॉ मूवमेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील कर लो या आप मूवमेंट अबाउट ओरिजिन से कर लो, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आना है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन यही समझाना चाहती है कि आइदर आप जो एस्टिमेट ले रहे हो उसको मोमेंट्स के थ्रू डायरेक्टली निकाल लो या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन के थ्रू निकाल लो, चाहे वेरिएंस ले लो, चाहे मीन के थ्रू आप एस्टिमेटर निकालो। तो जब लास्ट स्टेप पे आप आओगे तो आपको ये प्रूफ मिल जाता है, स्टार्ट्स भी प्रूफ दे देता है कि स्टार्ट करो फ्रॉम द मीन मीडियन मोड एंड वन बाय वन जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे आप एक्चुअल वैल्यू पे डिटरमिन कर जाओगे। तो ये उसकी एक एस्टिमेशन की थ्योरम है। और नेक्स्ट जो मेथड है हमारा लाइकलीहुड, मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट मिनट। देखिए मेथड ऑफ मूवमेंट्स हमने कर लिया है। ये दो मेथड्स मैंने उस दिन क्लास में भी बताए थे कि ये है रिग्रेशन एनालिसिस का और ये यूज होते हैं डिस्क्रीट पॉपुलेशन में। तो ये हमने यहाँ नहीं करने क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज भी आप बहुत पढ़ चुके हो, रिग्रेशन एनालिसिस भी बहुत पढ़ चुके हो। अब हमने ये दो वैल्यूज पढ़नी है, मेथड्स ऑफ मिनिमम लाइकलीहुड एंड मेथड्स ऑफ मिनिमम वैल्यू। इसकी भी मैं वीडियो लेक्चर्स आपको दे दूंगी और आप वीडियो लेक्चर सुन के जल्दी जल्दी अब सिलेबस भी क्योंकि हमें खत्म करना है, क्योंकि आपके एग्जाम भी सबके आने वाले हैं और इसलिए मैं ज़्यादा टाइम कॉलेज नहीं बिठाऊंगी। कोशिश करूंगी इतना ये जो आपका पार्ट रह गया ये बाय वीडियोज़ ही थर्सडे तक ख़त्म हो जाए और थर्सडे को फिर हम जो हमारा पार्ट रह गया है प्रैक्टिकल का उसको हम डिस्कस कर लेंगे, वो भी हम 3 दिन में फिनिश कर लेंगे। तो हम लॉजिक लैब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।